अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है अपनी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलें जी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश, y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 5y इज इक्वल्स टू 5 साइन 2x, 5 साइन 2x प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है जी। तो पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको पहले समझाना चाह रही हूँ कि ये एक तो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका बनना है, फिर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक इसका बनेगा, एक इसका, एक इसका। ठीक है जी। तो ये 1 2 3 4। अब देखें जी, ये 4 हमने बनाने हैं कि नहीं। कहने का मतलब है कि ये मेरे पास लिखा हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ साइन आ रहा है। कांस्टेंट के साथ अगर साइन आ रहा है, कांस्टेंट के साथ मेरे पास आ रहा है साइन, तो मैंने खाली यहाँ पे साइन हो तो भी मेरा आंसर कॉज और साइन में जाना है। खाली मेरे पास वहाँ पे कॉज हो, मेरी राइट साइड पे खाली कॉज हो तो भी आंसर मेरा कॉज और साइन में जाना है। साइन प्लस कॉज हो तो भी आंसर मेरा साइन और कॉज में ही जाना है। तो हर टर्म के साथ एक कांस्टेंट लगना है, इसके साथ भी लगना है कांस्टेंट, इसके साथ भी कांस्टेंट लगना है, साथ मेरे पास आ जाना है एक्स की पावर के। ठीक है जी। ये तो मेरे पास बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका। अब आप देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है 10x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है जी। अगर आपके पास लिखा हो ax का स्क्वायर, तो इसका राइट साइड पे हो ax का स्क्वायर। ए का मतलब है कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, साथ लिखा हुआ है जी x का स्क्वायर। तो इसका हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। मैंने बताया कि x की पावर जो होगी उसको पकड़ लें। हर टर्म के साथ कांस्टेंट तो लाजमी आना है, हर टर्म के साथ कांस्टेंट लाजमी आना है। उसको पकड़ लें और पावर कम करते जाएं, तब तक लिखते जाना है जब तक आपके पास उसकी पावर 0 ना बन जाए। एक्स का स्क्वायर, फिर पावर कम की एक्स, फिर पावर कम की तो 0। ठीक है। ये एक्स की पावर 2 है, कम की तो एक्स की पावर 1 रहेगी, फिर कम की तो एक्स की पावर 0 रहेगी। हर टर्म के साथ मेरे पास एक कांस्टेंट आना है। ठीक है जी। और एक्स की पावर के तो आना ही आना है। अब अगर मैं 3x का बनाती हूँ, ये 3 मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो और साथ एक्स हो, तो कैसे लिखते हैं। फिर बता दूँ आपको कि जी आपने एक्स की पावर से लेना है और पावर कम करते जाना है और हर टर्म के साथ कांस्टेंट आना है। अगर ए बी सी कांस्टेंट मैंने यहाँ यूज़ किए हैं तो आप यहाँ जी यूज़ कर लें डी और ई। हर टर्म के साथ कांस्टेंट आना है, एक्स की पावर कम करते जाना है। कहाँ तक जाना है, जब तक एक्स की पावर 0 ना हो जाए। तो ये एक्स की पावर 1 लिखी हुई है, एक पावर और कम करूँगी तो एक्स की पावर 0 हो गई। एक्स की पावर के तो जी सबके साथ ही आना है। उसके बाद आखिरी टर्म मेरे पास लिखी हुई है 7। 7 का मतलब है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, एक कांस्टेंट ही होता है। और एक्स की पावर के तो जी सबके साथ ही आना है। अब आप देखो कि ये तीनों चीज़ें मेरे पास सम अप हो रही हैं। ठीक है। कांस्टेंट है, साथ एक्स का स्क्वायर है, कांस्टेंट है, साथ एक्स है, और फिर एक कांस्टेंट है। इन सबको प्लस किया हुआ। तो ज़रा मैं इन सबको प्लस करूँ तो मेरे पास क्या बनता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी। एक्स की पावर के इधर भी है, एक्स की पावर के इधर भी है, एक्स की पावर के इधर भी है, उसको बाहर निकाल लें। यहाँ मैंने ए बी सी यूज़ किया, इसको चेंज कर दिया डी ई कर दिया, तो इसको चेंज कर लें, कोई और नाम रख लें, एफ रख लें। ठीक है जी। तो इन सबको मैंने क्या करना है जी, सम अप करना है। तो ये आगे एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स प्लस ई प्लस एफ। ठीक है जी। एक्स की पावर के हमने कॉमन कर लिया। अब आप देखें ज़रा, ये मेरे पास आ गया ए एक्स का स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स है मेरे पास ये और ये, एक्स को कॉमन कर लिया, ये मेरे पास आ गया जी बी प्लस डी प्लस कांस्टेंट टर्म्स मेरे पास कौन कौन सी हैं, सी ई और एफ। ठीक है जी। ये मेरे पास है एक्स की पावर के ए एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड किया, वो मेरे पास फिर एक कांस्टेंट ही है। ठीक है जी। उसका नाम मैंने रख लिया b1। कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड किया, उसमें फिर कांस्टेंट ऐड किया, वो मेरे पास अगेन कांस्टेंट ही है। ठीक है जी। तो मेरा ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बनता है इन सब का पर्टिकुलर सोल्यूशन मेरे पास ये बनता है। तो अगर आप गौर फरमाओ तो ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन वही नहीं आया जो मैं इस टर्म के लिए लिखती हूँ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी। वही आ गया ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और सम एक्स की पावर के। तो इन तीनों का मुझे अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों का पर्टिकुलर सोल्यूशन मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है। तो अब मेरे पास कितने पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बनेंगे, एक इसका बनेगा और एक इस पूरी टर्म का मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। इस पूरी टर्म का मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आया जी, एक्स की पावर के ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे ए और बी यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट कर लो। ठीक है। दूसरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बेशक डिफरेंट कर लो, बेशक वही यूज़ कर लो, क्योंकि इसका तो सारा प्रोसेस ही हमारे पास अलग से होता है। उसका अलग से होगा 5 साइन वाले का, YP2 का हमने अलग से प्रोसेस करना है।
अगर आप अपने कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट रखना चाहते हैं अपने पहले पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी और अपने दूसरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी तो अलग अलग रख लें। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ ए और बी लिखा हुआ है, यहाँ मैंने B1 C1 कर दिया, आप यहाँ A1 कर दें, फ़र्क आ गया। ठीक है, तो अब मैंने दो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने, एक ये मेरा आएगा और एक इन सब का। आपने ऐसे नहीं करना कि एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका और 4 दफ़ा YP1 YP2 YP3 और YP4 निकालना शुरू कर दें। नो, एक यहाँ से आएगा और बाकी एक मेरे पास इस पूरी टर्म का पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा। ठीक है जी, तो देख लें हमारी राइट साइड है जी, लेफ्ट साइड है जी D3y, y का ट्रिपल डेरिवेटिव है, फिर y का डबल डेरिवेटिव है, फिर y का सिंगल डेरिवेटिव है, -5y इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे है जी मेरे पास 5 sin 2x प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। यहाँ से मेरे पास y कॉमन आ जाएगा, D3 प्लस D2 प्लस 3D माइनस 5, y इज इक्वल्स टू 5 sin 2x प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है जी, अब हमने क्या बनाना है, अपना कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास ये है, D³ प्लस D स्क्वायर प्लस 3D माइनस 5, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रख दूँ ये मेरे पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब आप देखें अगर आपके पास डिग्री 2 हो तो फिर तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकती हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकती हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकती हूँ। जब डिग्री 3 आ जाए तो फिर उसको हम सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। ठीक है जी, फिर हम उससे सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास क्या होती है कि ये पहले वाला तो वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नंबर आपने चूज़ करना है। हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो लाजमी 0 आना चाहिए। ठीक है जी, तो पहले अगर मैं 1 से शुरू करती हूँ, 1 1s are 1, 1 प्लस 1 2, 2 1s are 2, 3 प्लस 2 5, 5 1s are 5। चलें जी, 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। अगर आपका ये 1 से ना होता हो सॉल्व, फिर आप -1 ले लेते हैं। अगर -1 से भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं, 2 ले लेते हैं। अगर 2 से भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, फिर हम -2 ले लेते हैं। तो एक दफ़ा फिर देख लें सिंथेटिक डिवीजन में हमने क्या किया है। आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। D3 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, D2 का कोफिशिएंट क्या है 1, D का कोफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म है जी मेरे पास -5। ठीक है, साइन के साथ देखना, अगर यहाँ पे कहीं माइनस आ रहा होता तो वो भी लिखना था। पहली टर्म को आपने ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक नंबर चूज़ करना है, कोई भी कर लें, स्टार्ट हम 1 से ही करते हैं। ठीक है, अगर 1 से रिमाइंडर 0 ना आए फिर -1 चेक कर लेते हैं। अगर -1 से भी ना आए फिर हम आगे चलते हैं, 2 की तरफ चलते हैं, फिर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो पहले मैंने यहाँ लिख लिया 1, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर यहाँ, फिर इनको प्लस कर देना है। फिर जो यहाँ आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आंसर यहाँ, फिर इनको प्लस कर देना है। फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर यहाँ, फिर इनको प्लस कर देना है। तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 माइनस किया 0। तो एक तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। ठीक है जी, मैंने क्या रखा है इसको 1। सिंथेटिक डिवीजन का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे पास जो पावर आ रही है उसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस का मतलब है कि एक कम कर देता है। ये अगर मेरे पास 3 है तो अब मैंने कहाँ से लिखनी है 2 से। ये पहले वाला D2 का कोफिशिएंट हो जाएगा, अगले वाला D का कोफिशिएंट हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, 3 से शुरू हो रही थी ना पावर, तो अब आपने 2 से शुरू करनी है। पावर 2 आएगी, फिर पावर 1 आएगी और एंड पे कांस्टेंट टर्म। तो ये पहले वाला हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, उससे अगले वाला उससे छोटी पावर का कोफिशिएंट, और जो लास्ट पे बचता है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। अब देखें जी, ये मेरे पास D आ गया 1 के इक्वल। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि जी ये फैक्टराइज तो नहीं हो सकता। फैक्टराइज अगर नहीं हो सकता तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, ये मेरे पास D स्क्वायर का कोफिशिएंट है मेरा A, D का कोफिशिएंट है मेरा B, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये मेरी है C। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमारे पास क्या होता है -b प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A। इसमें जस्ट मैंने वैल्यूज पुट किए हैं, B की जगह B की, 4 वैसे ही, A की जगह A की, A कितना था 1, और C की जगह C की। ठीक है जी, B का स्क्वायर है, B ये है मेरे पास, तो 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, प्लस माइनस वैसे ही ये माइनस फार्मूले का, और B की जगह पे पुट कर दी उसकी वैल्यू। ठीक है जी, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास अब क्या आता है, D एक तो मेरे पास 1 है, बाकी अब D मेरे पास आ जाएगा, ये D वेरिएबल में है ना इक्वेशन, तो ये जो मेरे पास वैल्यू निकलेगी ये किसकी निकलेगी, D की निकलेगी। ये इक्वल का साइन है, -2 प्लस माइनस 4 माइनस 5 4 20 ओवर 2।
ये डी मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस 20 में से 4 माइनस किए 16, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का ओवर 2। डी इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, और स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए तो आपका आंसर जाना है आयोटा में। ठीक है जी, अब 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया तो मेरे पास रह गया -1 प्लस -2 आयोटा ओवर 2। ये 2 से कैंसिल हो गया तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 प्लस -2 आयोटा। अब हमने लिखना है जी अपना कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। याद रखिएगा कि एक डी की वैल्यू ये भी है, तो वाई सी मैंने लिखना है, तो C1 E के ऊपर पहला आंसर। ठीक है जी, फिर ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी, तो जब इमेजिनरी आ जाए तो हम रियल पार्ट को लिखते हैं ई की पावर में, रियल पार्ट को लिखते हैं ई की पावर में, साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस और साथ आ जाएगा साइन। ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखते हैं कॉस और साइन में लिखते हैं। ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, साथ आयोटा नहीं डालना। इस आयोटा का मतलब है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा डिनोट कर रहा है कि ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ आपने साथ आयोटा नहीं लिख देना, रियल पार्ट को ई की पावर में लिखना है, कांस्टेंट तो हर टर्म के साथ आना है। तो कॉस यहाँ पे 2 है तो 2x आ जाएगा और साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, कॉस और साइन में लिखते हैं हम अपने कम्प्लेक्स रूट को। ये मेरे पास आ गया जी मेरा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब मैंने बनाना है जी पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास क्या बनने हैं। 5 sin 2x का मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बनना है a cos 2x प्लस b sin 2x और साथ आ जाएगा x की पावर k। ठीक है जी, तो पहला मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है a cos 2x प्लस b sin 2x और साथ है जी मेरे पास x की पावर k। अब हमने ये चेक करना है कि हमारा यहाँ पे k क्या होना चाहिए। तो k की हमारे पास बेसिकली वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2 से लेकर सो ऑन। आपने पहली वैल्यू पिक करनी है, k की जगह पे लगानी है। पहली वैल्यू पिक की, मेरे पास पहली वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा a cos 2x प्लस b sin 2x। k की जगह पे जब मैं 0 पुट करूँगी, x की पावर 0 मेरे पास क्या हो जाएगा 1 पुट कर दी। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बना क्या उसकी कोई वैल्यू मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच कर रही है। तो देखें जी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी लिखा हुआ है cos 2x, ये भी लिखा हुआ है cos 2x, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर -x जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब सेम तो ना हुए ना। फिर देखें, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये sin 2x लिखा हुआ है, ये भी sin 2x लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर -x, तो डिफरेंस आ गया। अगर मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में कोई एक वैल्यू भी सेम आ जाती तो मैं k को फिर 0 पुट नहीं कर सकती थी। ठीक है, फिर मैंने आगे मूव कर जाना था, मैंने फिर k को पुट करना था 1। फिर 1 पुट करके मैं चेक करती हूँ कि मेरा कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन या कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में कोई टर्म सेम आ रही है। अगर सेम आ रही होती फिर मैं k को 1 भी पुट नहीं कर सकती थी, फिर मैंने आगे चले जाना था। ठीक है, तो ये मेरे पास k को जब मैंने 0 पुट किया तो उसी से मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई ऐसी टर्म नहीं मिली जो मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच कर रही हो, तो इसका मतलब है कि ये ओके है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन बना लिया, उसके बाद जितने आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स हैं उतनी टाइम्स आपने अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन को डिफरेंशिएट कर देना है। और फिर देखो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। जब 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। जब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया होगा तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगी ना, तो सेकंड टाइम जो डिफरेंशिएट करके आंसर आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। फिर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके जो आंसर आया होगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, और जो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा जिसको मैंने वाई पी बोला है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और सबको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है जी, जितना मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का ऑर्डर उतनी टाइम्स मैंने अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है। तो चलें जी, डिफरेंशिएट करने लगी हूँ। वाई पी 1 का पहला डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन, और जब आगे इस एंगल का डेरिवेटिव लूँगी तो वो क्या आ जाएगा 2 प्लस b साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और फिर जब इस एंगल का डेरिवेटिव लूँगी इस एंगल का विद रिस्पेक्ट टू x तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। चलें जी, अब मैंने लेना है इसका डबल डेरिवेटिव, -2 है तो वैसे ही साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, फिर जब मैं इस एंगल का डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास साथ क्या आ जाएगा 2 भी वैसे ही। ठीक है जी, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और फिर जब मैं इस एंगल का डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास साथ क्या आ जाएगा 2। एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव क्या बन गया, 2 2s are 4 a cos 2x माइनस 2 2s are 4 b sin
2x। ठीक है जी, अब मैंने इसको 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना था, तो मेरे पास एक दफ़ा फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 4a वैसे ही, कॉस का डेरिवेटिव है मेरे पास माइनस साइन 2x, फिर आगे इस 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास क्या आ जाएगा 2, माइनस 4 भी वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव है जी मेरे पास कॉस 2x, और फिर आगे इस एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो ट्रिपल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2s are 8 a साइन 2x माइनस 4 2s are 8 b cos 2x। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया जी ट्रिपल डेरिवेटिव, ये मेरे पास आ गया जी ये मेरे पास आ गया जी डबल डेरिवेटिव। ठीक है जी, यहाँ पे है जी मेरे पास ये आ गया मेरा सिंगल डेरिवेटिव, और ये मेरा वाई पी था। ठीक है जी, ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं उसको मैंने अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना। तो चलें जी पुट करने लगे हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जी हमारे पास, सबसे पहले है y ट्रिपल डेरिवेटिव, तो y का ट्रिपल डेरिवेटिव सबसे पहले लिखना है। ठीक है, इसकी जगह पे y का ट्रिपल डेरिवेटिव जो आया वो पुट करने लगे। तो देखें जी ट्रिपल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया, ट्रिपल डेरिवेटिव आया जी मेरे पास, या ऐसा करते हैं पहले ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। वाई ट्रिपल डैश है प्लस वाई डबल डैश है प्लस 3y डैश है माइनस 5y। ठीक है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन मैं किसका बना रही हूँ, पर्टिकुलर सोल्यूशन मैं अभी बना रही हूँ इस टर्म का, तो राइट साइड पे मेरे पास सिर्फ यही टर्म आनी है। जब मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाऊंगी इस टर्म का तो मेरी राइट साइड पे सिर्फ ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, अभी मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन बना रही हूँ इस टर्म का, तो मेरी राइट साइड पे सिर्फ 5 साइन 2x आना है। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, वाई ट्रिपल डेरिवेटिव। तो देखें जी ट्रिपल डेरिवेटिव आपके पास क्या आया, ट्रिपल डेरिवेटिव आया 8a साइन 2x माइनस 8b कॉस 2x। तो पुट करने लगी हूँ, 8a साइन 2x माइनस 8b कॉस 2x। ठीक है जी, ट्रिपल डेरिवेटिव की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी। फिर आगे है जी प्लस डबल डेरिवेटिव। तो देखें जी डबल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया है, ये डबल डेरिवेटिव है माइनस 4a कॉस 2x माइनस 4a कॉस 2x माइनस 4b साइन 2x। ठीक है जी, ये डबल डेरिवेटिव हो गया प्लस 3। अब मैंने y का पहला डेरिवेटिव देखना है, तो जी देखें y का पहला डेरिवेटिव है मेरे पास माइनस 2a साइन 2x प्लस 2b कॉस 2x माइनस 2a साइन 2x प्लस 2b कॉस 2x। ठीक है जी, ये पुट करना है आप 3 वैसे ही y डैश की वैल्यू पुट करने लगी हूँ। तो y डैश है जी मेरे पास माइनस 2a साइन 2x प्लस 2b कॉस 2x। ठीक है जी, ये है मेरा पहला डेरिवेटिव, ये लिखा हुआ, वैल्यू यहाँ पुट कर दी। माइनस 5 है आगे। ठीक है जी, उसके बाद y की वैल्यू पुट करनी है। तो वाई पी आपने क्या लिया, a कॉस 2x प्लस b साइन 2x। ठीक है जी, फिर एक दफ़ा मैं आपको क्लियर कर दूं कि वाई पी की जो आपने वैल्यू उठानी है वो एक्स के वाली नहीं उठा लेनी, के की वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद जो आपका वाई पी बनेगा आपने वो पुट करनी है। तो वो मेरे पास है a कॉस 2x प्लस b साइन 2x। तो यहाँ पुट कर दें जी a कॉस 2x प्लस b साइन 2x, और राइट साइड पे मेरे पास क्या है जी 5 साइन 2x। ठीक है जी, चलें जी अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे पास है जी 8a साइन 2x माइनस 8b कॉस 2x प्लस माइनस माइनस 4a कॉस 2x प्लस माइनस माइनस 4b साइन 2x प्लस माइनस माइनस 3 to the 6a साइन 2x प्लस 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 3 to the 6b cos 2x माइनस 5a cos 2x प्लस माइनस माइनस 5b साइन 2x, और राइट साइड पे है जी मेरे पास 5 साइन 2x। ठीक है जी, अब आप देख लें जी ये मेरे पास लिखा हुआ है a साइन 2x, ये मेरे पास लिखा हुआ है a साइन 2x, और देख लें कहीं है a साइन 2x नहीं है।
तो 8 के साथ जी प्लस का साइन है, 6 के साथ माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस किया 2, ये मेरे पास आ गया जी 2a साइन 2x। इसी तरह अब आप cos 2x वाली टर्म के साथ देख लें, ये 8b cos 2x है, ये 6b cos 2x है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस किया 2b cos 2x, और साइन आता है बड़ी वैल्यू का तो माइनस आ गया। ठीक है जी, माइनस 5a cos 2x माइनस 4a cos 2x, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 4 9a cos 2x, और साइन मेरे पास आ जाएगा जी बड़ी वैल्यू का। इसी तरह ये मेरे पास माइनस 4b है साइन 2x, ये मेरे पास माइनस 5b है साइन 2x, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 4 9 साइन 2x, और साइन मेरे पास आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। ठीक है जी, और राइट साइड पे है मेरे पास 5 साइन 2x। अब आप देख लें जी साइन 2x वाले मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं, ये है एक और एक ये है, तो इन दोनों में से साइन 2x मैंने कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास क्या रह गया 2a माइनस 9, 2a माइनस 9 के साथ b भी है। ठीक है जी, ये 4b और ये 5b को सॉल्व किया तो 9b बना था, तो ये है जी 2a माइनस 9b। ठीक है जी, और cos 2x वाली मेरे पास ये दोनों टर्म्स हैं, cos 2x मैंने कॉमन कर लिया, मेरे पास रह जाएगा माइनस 2b माइनस 9a। अगर आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो फिर वो माइनस का आपने ध्यान रखना है, वो साथ साथ आएगा, तो कोशिश करें माइनस कॉमन ना करें तो उसको अंदर ही रहने दें। माइनस 2b माइनस 9a इज इक्वल्स टू में है जी मेरे पास 5 साइन 2x। सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, अपनी लेफ्ट साइड से साइन 2x का कोफिशिएंट देखें क्या है, ये कोफिशिएंट है, लेफ्ट साइड से साइन 2x का कोफिशिएंट है 2a माइनस 9b, राइट साइड से देखें साइन 2x का कोफिशिएंट क्या है 5। ठीक है, साइन 2x के कोफिशिएंट्स मैंने कंपेयर किए अपनी लेफ्ट और राइट साइड से। इसी तरह cos 2x का कोफिशिएंट कंपेयर करें अपनी लेफ्ट और राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से cos 2x का कोफिशिएंट है मेरे पास माइनस 9a माइनस 2b। ठीक है जी, a के नीचे मैंने a वाली लिख दी है, b के नीचे b वाली, लेकिन राइट साइड पे मेरे पास cos 2x है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट फिर क्या हो जाएगा, जब वो खुद ही नहीं है तो फिर उसका कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इसको पता है आपको हम सिमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास a का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। हमने किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना है, आप चाहें तो आप b का भी सेम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 ज़ार 18a माइनस 9 9 ज़ार 81b इज इक्वल्स टू, इसको नहीं छोड़ देना, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 9 5 ज़ार 45 माइनस 9 2 ज़ार 18a माइनस 2 2 ज़ार 4b, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके, अल्लाह का वास्ता है 0 आना है, आपने 2 ना लिख दीजिएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये और ये मेरे पास कैंसिल हो गया, 81 और 4 85, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 45, b इज इक्वल्स टू 45, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने इधर आके डिवाइड हो जाना है। तो चलें जी 5 9 ज़ार 5 1 ज़ार 5 15 बचेगा, 5 3 ज़ार 15, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस 9/13। ठीक है जी, अब ये b की वैल्यू आप अपनी किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको एक ही मिल जाएगी। तो चलें जी पहली इक्वेशन में मैं पुट करने लगी हूँ, 2a वैसे ही माइनस 9 वैसे ही, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, माइनस 9/13 इज इक्वल्स टू में है जी मेरे पास 5। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी 2a माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़ार 81 ओवर 13 इज इक्वल्स टू 5। ये 5 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा जी मेरे पास 13, 13 5 ज़ार 65 माइनस 81, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 81 में से 65 माइनस किए। ठीक है जी, 11 में से 5 माइनस किया 6, यहाँ 8 का रह गया 7, 7 में से 6 माइनस किया 1, तो ये मेरे पास आ गया 16/13। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो a क्या आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 13 2 ज़ार 26, 2 8 ज़ार 2 13 ज़ार, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया a का 8/13। a का भी आंसर मिल गया, b का भी आंसर मिल गया। अब हमने क्या करना है जी, अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमने बनाया था उसमें a और b की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो देखें जी हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, ये था मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है जी, a cos 2x प्लस b sin 2x, यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू पुट कर देनी है, b की जगह b की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये मेरा पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। तो चलें जी पुट करने लगे हैं, देखें जी क्या बनता है।
YP1 मेरे पास क्या बन जाएगा, ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखें जी ए मेरे पास आया था 8/13 cos 2x साथ वैसे। बी मेरे पास आया था जी -9/13, यहाँ से देख लें बी मेरे पास क्या आया था -9/13 cos 2x। सॉरी बी के साथ साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा sin 2x। इसमें पुट करना है, इसमें नहीं पुट कर देना। के की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके जो टर्म बनेगी मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसमें ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। तो मेरा पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया जी 8/13 cos 2x प्लस माइनस -9/13 sin 2x। पहला मेरे पास बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब मैंने बनाना है अपना दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे बनना है। ये मेरे पास लिखा हुआ है 10x² प्लस 3x प्लस 7। इस सारे को मैंने सिंप्लीफाई किया, ये मेरे पास बना था मेरा दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है जी, ये मेरे पास बना था मेरा दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो देखें जी दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन मेरे पास क्या था, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इंटू सम x की पावर k। ठीक है जी, अब k को अगर मैं 0 पुट करती हूँ, k को पहले क्या पुट करना है 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगी 1। तो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गया जी a1x² प्लस b1x प्लस c1। देख लें कि कोई टर्म, इसमें आने वाली कोई टर्म आपके कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच करती है। चलें जी देखते हैं। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जी मेरे पास है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने निकाला ये रहा। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है c1 के साथ e है, यहाँ पे c2 cos और e है, यहाँ पे c3 cos और e है, जबकि यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन में ना cos है और ना ही e है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है मेरे पर्टिकुलर सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में कोई भी टर्म आपस में मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं k को 0 पुट कर सकती हूँ। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने वही काम करना है। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने डेरिवेटिव्स हैं, 3 डेरिवेटिव्स हैं। आपने इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लेना है और फिर वैल्यूज़ वापस पुट कर देनी। तो चले जी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 2a1x प्लस b1। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया जी 2a1, b1 कांस्टेंट है उसका 0 होता जाएगा। यहाँ पे c1 कांस्टेंट था तो इसका 0 हो गया। ठीक है, अब b1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। अब जब मैं ट्रिपल डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास ट्रिपल डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है ट्रिपल डेरिवेटिव की, ये मेरे पास वैल्यू आई है डबल डेरिवेटिव की, ये मेरे पास वैल्यू आई है सिंगल डेरिवेटिव की, और ये मेरा YP2 है। तो अपनी गिवन इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करने लगी। तो देखें जी गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी। गिवन इक्वेशन है मेरे पास y∭, y∭, 3y' माइनस 5y। ठीक है, ये मैं यहाँ लिखने लगी। गिवन इक्वेशन है मेरे पास y∭ प्लस y∭ प्लस 3y' माइनस 5y इज इक्वल्स टू। अब मैं अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन जो बना रही हूँ वो इन टर्म्स के लिए बना रही हूँ। ठीक है, इन टर्म्स को बना के मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाया है ना। तो अब मेरी राइट साइड पे सिर्फ ये वाली टर्म्स आनी है, 5 sin 2x मैंने नहीं लिखना। ठीक है, ये वाली टर्म्स आनी है। तो राइट साइड मेरे पास आ जाएगी जी 10x² प्लस 3x प्लस 7। अब आप वैल्यूज पुट कर दो जी। ट्रिपल डेरिवेटिव तो 0 आया है, ये तो ख़त्म हो गई। डबल डेरिवेटिव मेरे पास आया है 2a1 प्लस 3। सिंगल डेरिवेटिव मेरे पास आया है 2a1x प्लस b1, ये 0 है। ठीक है जी, 2a1x प्लस b1 माइनस 5। y मेरे पास क्या था, a1x² प्लस b1x प्लस c1, a1x² प्लस b1x प्लस c1। ठीक है जी, और इक्वल में मेरे पास है 10x² प्लस 3x प्लस 7। इसको बस आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ये तो बहुत आसान सा है जी। 2a1 प्लस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 a1x प्लस 3b1। इस 5 को भी अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा -5 a1x² माइनस 5 b1x माइनस 5 c1। ठीक है, ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 10x² प्लस 3x प्लस 7। अब आप देख लो मेरे पास x² वाली टर्म सिर्फ ये है, लिख लें अरेंज करके। पहले x² वाली टर्म्स लिख लें, फिर देखें जी x वाली मेरे पास कौन कौन सी हैं। एक ये है और एक ये है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6a1 माइनस 5b1, कॉमन मैंने इसमें से कर लिया x। ठीक है जी, कांस्टेंट टर्म्स अब मेरे पास कौन कौन सी हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब लिख दें जी कांस्टेंट टर्म्स है मेरे पास 2a1 प्लस 3b1 माइनस 5c1 इज इक्वल्स टू 10x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है जी, अब मैंने सिर्फ कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। पहले x² का कर लें। x² का लेफ्ट साइड पे मेरे पास कोफिशिएंट है -5a1,
राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है 10। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स मैंने लेफ्ट और राइट साइड से कंपेयर किए तो मेरे पास आया -5a1 इज इक्वल्स टू 10। तो a1 इज इक्वल्स टू 10 ओवर -5, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो यहाँ से मेरा a1 क्या आ गया -2। ठीक है जी, a1 मेरे पास आ गया -2। अब मैंने वैल्यू निकालनी है जी b की और c की। तो चलें जी देखें जी, b की वैल्यू निकालनी है तो x का कॉफिशेंट कंपेयर करना है। मेरी लेफ्ट साइड पे x का कॉफिशेंट है 6a - 5b और राइट साइड पे x का कॉफिशेंट है 3। तो मेरे पास आ जाएगा जी 6a - 5b प्लस लेफ्ट साइड पे कॉफिशेंट है 6a1 - 5b1 और राइट साइड पे कॉफिशेंट है 3। x के कॉफिशेंट्स कंपेयर करने हैं लेफ्ट और राइट साइड से। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू अभी हम पीछे निकाल के आए हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी जी, ये आई है a की वैल्यू -2। यहाँ पुट कर दें, ये आ जाएगा -2 - 5b1 इज इक्वल्स टू 3, -12 - 5b1 इज इक्वल्स टू 3, -12 ये 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इसको ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको इधर ले आए माइनस हो जाएगा। ये 5b1 यहाँ माइनस हो रहा है, इसको इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा। -12 और -3 -15 इज इक्वल्स टू 5b1। तो यहाँ से b1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3। ठीक है जी, इसी तरह आपने c की वैल्यू निकालनी है। तो देखें जी, c की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैंने जी अपने एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स कंपेयर किए हैं, फिर मैंने अपने एक्स के कॉफिशेंट्स कंपेयर किए हैं। अब मैंने अपनी कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करनी है। तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है 2a1 + 3b1 - 5c1। 2a1 + 3b1 - 5c1 इज इक्वल्स टू राइट साइड